जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, वेस्ट एशिया में बढ़ता कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अनसर्टेनिटी और इसराइल ईरान टेंशन, और इसी के बीच में भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने एक ऐसी हाई लेवल मीटिंग रिव्यू की है जिसे ऑर्डिनरी सिक्योरिटी मीटिंग समझना बहुत बड़ी भूल हो सकती है। राजनाथ सिंह जी ने साफ कहा है कि भारत जो है वो अब आने वाले जो क्राइसिस हैं, अगले 10 सालों की तैयारी, भारत को डिफेंस प्रिपेयर्डनेस क्या रोड मैप है उस पर काम करना होगा। ये स्टेटमेंट उस समय में आता है जब पूरी दुनिया जो है वो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन, ड्रोन वॉरफेयर, मिसाइल अटैक्स और एनर्जी इनसिक्योरिटी के प्रेशर में है। साथ ही मीटिंग में सीडीएस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स चीफ्स और डीआरडीओ और टॉप डिफेंस ऑफिशियल्स वहां पर मौजूद थे और फोकस था ऑपरेशनल लेसन्स और टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर, साथ ही डिफेंस सप्लाई चेन्स और इंडिया की लॉन्ग टर्म मिलिट्री रेडीनेस है। सवाल ये है कि क्या भारत किसी बड़े जियोपॉलिटिकल स्टॉर्म के लिए तैयारी कर रहा है, और क्या वेस्ट एशिया का कॉन्फ्लिक्ट भारत की जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी कैलकुलेशंस है उनको कंप्लीटली चेंज कर रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब राजनाथ सिंह नेक्स्ट डिकेड रोड मैप की बात करते हैं तो क्या भारत को ये लग रहा है कि फ्यूचर वॉर्स जो है वो ट्रेडिशनल नहीं होने वाले हैं, क्योंकि अब बैटलफील्ड सिर्फ बॉर्डर्स पर नहीं बल्कि एनर्जी राउट, साइबर सिस्टम्स, सैटेलाइट्स, ड्रोन, सप्लाई चेन्स, एआई, वॉरफेयर, सब कुछ एक साथ टारगेट हो रहा है। और इसीलिए इंडिया बार बार आत्मनिर्भर और ऑपरेशनल रेडीनेस पर फोकस करता नजर आ रहा है। एक और डेंजरस सिग्नल यहाँ पर ये देखिए कि पीएम नरेंद्र मोदी भी स्टेट्स के साथ में इमरजेंसी स्टाइल कोऑर्डिनेशन मीटिंग कर रहे हैं, जहां पर फ्यूल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और सप्लाई चेन कंटिन्यूटी और इन सारी चीजों पर डिस्कशन हुआ। तो क्या भारत जो है वो एक डर में है कि अगर वेस्ट एशिया का जो क्राइसिस है वो एस्केलेट हुआ तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट भारत की इकोनॉमी और ऑयल इंपोर्ट्स और स्ट्रेटेजिक प्रिपेयर्डनेस पर हो सकता है। तो क्या इसी के लिए दिल्ली जो है वो अब इकोनॉमिक सेल्फ डिफेंस और जो मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस है दोनों पर पैरेलल काम कर रही है। तो क्या होने वाला है, क्या अंदेशे हैं, और क्यों इतनी हाई लेवल मीटिंग्स और मोदी जी डायरेक्ट आकर लोगों को सलाह दे रहे हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है उमेश जी। बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, जय हिंद। जय सिया राम अंबर जी। जय श्री राम जी। उमेश जी, राजनाथ सिंह जी ने अगले आने वाले 10 सालों का डिफेंस रोड मैप बनाया। क्या जरूरत है, क्यों इतना ज्यादा मतलब लंबी तैयारियां की जा रही है? देखिए अंबर जी, अभी एक हाई लेवल मीटिंग हुई है न्यू दिल्ली में जिसमें राजनाथ सिंह हैज मेट जो सीनियर डिफेंस लीडरशिप है, जिसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, सर्विस चीफ, मतलब तीनों सर्विस चीफ हैं, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के, सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन थे, और सबसे बड़ी बात है चेयरमैन ऑफ द डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ के चीफ वहां पर आए थे। और उसके अंदर उन्होंने सीधी बात बोल दी है कि हमारा ये जो इम्पैक्ट होगा हमारी डिफेंस सप्लाई चेन पे, और हमारे जो प्रोक्यूरमेंट, प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस एंड सर्विसिबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अंबर जी, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि सर्विसिबिलिटी, मेंटेनेंस, प्रोक्योरमेंट, प्रोडक्शन, ये तीन चार चीजों की बात की है। और प्रधानमंत्री मोदी ने बोल ही दिया है कि अगला वॉर जो ऑपरेशन सिंदूर होगा वो पहले जैसा नहीं रहने वाला। इसके दौरान इसकी जो ड्यूरेशन है ऑपरेशन सिंदूर की, वो बहुत ही ज्यादा होने वाली है, और इसके लिए हमें प्रिपेयर्ड होने की जरूरत है। देखिए, भारत की जो जितने भी पड़ोसी है, छोटे पड़ोसी जो भारत के ऊपर डिपेंडेंट है, वो भारत से अभी एक तरह से कोऑर्डिनेटेड वे में भारत के अगेंस्ट हो रहे हैं। देख, सबसे पहले आते हैं पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान कब से रो रहा है इंटरनेशनल बॉडीज में जाके कि भारत ने उसका पानी बंद कर दिया है, और जिसके कारण उसको बहुत तकलीफ हो रही है, एल नीनो का इफेक्ट होने वाला है। और पाकिस्तान के हमने अभी उनकी जो रावी नदी है उसके ऊपर जो बांध हमने बना के उसका फ्लो कंप्लीटली बंद कर दिया है। और अब वो जो नदी है, उस नदी के पानी को हम यूज करेंगे पंजाब और कटवा के जो
एग्रीकल्चर लैंड है जो 21,000 एकड़ और 5,000 हेक्टर है, उसको सारा पानी मिलेगा। तो पाकिस्तान तो ऑलरेडी एक आइडियोलॉजिकल वॉर लड़ने को तैयार है। और आज पुंछ में एक इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट भी हुआ था जिसको फॉइल कर दिया था हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने। एक और एक चीज देखिए, बांग्लादेश की तरफ से कंटिन्यूअसली एक स्टेटमेंट्स आ रहे हैं जिसमें वो लोग तो क्लियर कट बोलते हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर आप वहां पर बॉर्डर पे अगर फेंसिंग कर रहे हो। और ये भी देखिए, इसके अंदर उन्होंने क्लियर कट बोल दिया है, और ये जो स्टेटमेंट दिया है ये बांग्लादेश के जो फॉरेन सेक्रेटरी है उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। अंबर जी, सबसे बड़ी बात है, उसके बाद नेपाल हमेशा भारत का दोस्त रहा है, और वहां पर बलेंशाह आने के बाद उसने लिपू लेक के ऊपर जो मानसरोवर यात्रा होती है उस पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। और भारत के जो फॉरेन सेक्रेटरी है विक्रम मिस्त्री, उनको मिलने से मना कर दिया है। तो और देखिए, म्यांमार ने अभी थोड़े दिन पहले म्यांमार के अंदर जो अराकान आर्मी है उन्होंने मणिपुर में जाके एक हमला भी किया था। आप सोचिए, ये सब जो देश है भारत के ऊपर डिपेंडेंट है, और सडनली ये एक तरह से भारत के खिलाफ एंटी स्टैंड ले रहे हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार, और इनके पीछे आपको मालूम है कौन सा देश हो सकता है? वो सिर्फ चाइना हो सकता है। और चाइना अब बांग्लादेश के अंदर मीटिंग कर रहा है, और ये बांग्लादेश के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो अभी अमेरिका के विजिट पे जा रहे हैं। तो ये सब चीज दिखाता है, दर्शाता है कि कुछ बड़ा हो सकता है। इसके लिए देखिए, सिक्योरिटी जो है वो एक बहुत कड़ी कर दी है बॉर्डर के ऊपर। वहां पर रेस्ट्रिक्शंस आ गए हैं, गंगानगर में कुछ रेस्ट्रिक्शंस आए हैं। और भी देखिए कि मिलिट्री ड्रिल बहुत सारा कुछ हो रहा है उमेश जी। अब सवाल यहाँ पे ये निकल कर आता है सबसे बड़ा ये कि क्या भारत जो है वो फ्यूचर मल्टी फ्रंट वॉरफेयर की तैयारी कर रहा है? डेफिनेटली कर रहा है। आप देखिए, जो ड्रिल्स हो रहे हैं, मिलिट्री ड्रिल्स, इट इज हैपनिंग ऑल ओवर अक्रॉस इंडिया। जो भी लैंड बॉर्डर्स जिसके साथ है सब जगह हो रहा है। सेकेंड, आप ये भी देखिए कि भारत के अंदर जो अभी थोड़े दिन पहले एक मल्टीप्रोंग ऑपरेशन हुआ था जिसमें 482 लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया था, और उसमें 1000 जगह पे रेड हुई थी। और भी देखिए कि जो ब्रिगेड परेड ग्राउंड पे शुभेंदु अधिकारी वहां पर शपथ ग्रहण करने वाले थे, वहां पर भी थ्रेट आ चुका था। बांग्लादेश के अंदर वहां पर हजारों लोगों ने रैली निकाली है, और उन्होंने वहां पर बोला है कि प्रधानमंत्री मोदी और शुभेंदु अधिकारी को मार देना चाहिए। एक और एक चीज देखिए, 26 लोग जो है पाकिस्तानी लोग अभी पाकिस्तान हाई कमीशन के बुलावे पे बांग्लादेश के अंदर ट्रेवल कर रहे हैं, और एडिशनल 25-30 लोग और आने वाले हैं। बताया जाता है ये जितने भी लोग हैं एक तरह से आईएसआई और लश्कर ए तोयबा के ऑपरेटिव्स हैं, जो पाकिस्तान हाई कमीशन इनको बांग्लादेश में बुलाकर भारत के अंदर इन्फिल्ट्रेट करने की तैयारी कर रहा है। तो भारत के ऊपर आपने जैसे बोला, मल्टी फ्रंट मल्टी प्रोंग वॉरफेयर की तैयारी हमें करनी पड़ेगी। और उसी मद्देनजर देखिए, देश के अंदर कोई बहुत बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर प्रॉब्लम आ सकता है। तो प्रॉब्लम हमारा जो सिर्फ इकोनॉमिक नहीं है, इसका मेन चीज है सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस। और प्रधानमंत्री मोदी ने यही बोला है कि जब वॉर होगा तब कड़े निर्णय लेना पड़ सकता है। और देखिए, कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है आपके। मैंने तो वो देखा है कि जो पेट्रोल की जो सप्लाई है वो नॉर्मल है, डीजल की नॉर्मल है, एलपीजी की भी नॉर्मल हो चुकी है। पर इतनी सारी वार्निंग्स क्यों दी है? इसका मतलब ये है कि इंडिया कुछ प्रिपेयर कर रहा है, या कुछ क्रेडिबल इंटेलिजेंस आया है जिसके अंदर प्रधानमंत्री को लग रहा है कि फ्यूचर में इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो सकता है। ईरान के जो अभी कार्गो प्लेन्स है उसको पार्क किया था नूर खान एयरबेस में, और ऑपरेशन सिंदूर 1 के दौरान
पाकिस्तान ने अपने जो जितने भी प्लेन्स थे उन्होंने ईरान के पास जो बॉर्डर है वहां पर पार्क कर दिया था। तो ईरान को एक तरह से सपोर्ट मिलता जा रहा है पाकिस्तान को। और ये भी आप देखिए कि टर्की ने भी पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, वहां पर कान फाइटर जेट्स उनको देने की बात चल रही है। और अभी तो ये भी है कि चाइना ने भी एक सबमरीन जो है वो पाकिस्तान को दी है। और बताया जाता है कि आगे चलकर एक तरह से ईस्ट और वेस्ट दोनों जगह से कोई अटैक होगा और कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक के बाद भारत के अंदर कुछ ऐसी गतिविधियां करेंगे ये जो टेररिस्ट और अलगाववादी हैं, जो बांग्लादेश बॉर्डर से जो स्नीक कर सकते हैं, भारत में कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, जिसके लिए भारत की एक एस्टेब्लिश डॉक्ट्रिन है कि फ्यूचर टेररिस्ट अटैक विल बी कंसिडर्ड एज एक्ट ऑफ वॉर। उसके बाद भारत को पाकिस्तान पे अटैक करने की जरूरत है। पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी हालत खराब हो चुके हैं। वहां पर आप देखिए कि उनके जो लॉ मेकर्स है उनके आप टेलीविजन डिबेट्स देख लीजिए, सब लोग बोल रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी महाचोर है, पाकिस्तान के अंदर आसिम मुनीर डकैत है, शहबाज शरीफ तो देश को बेच चुका है। तो लेकिन उमेश जी अब बात ये है जी, आप पूरा कीजिए फिर मैं सवाल पूछूं। हाँ, तो उनको एक ही चीज है, डाइवर्शन चाहिए। डाइवर्शन के लिए भारत से बड़ा कोई मुद्दा नहीं होता। और देखिए भारत अभी किरण रिजिजू जी ने भी एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया है कि भारत ने अभी प्रेसिशन गाइडेड मिसाइल्स जो हैं उसको अभी उन्होंने लॉन्च किया है। उन्होंने देखिए बोला है कि डीआरडीओ सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ प्रेसिशन गाइड वेपन्स हाइपरसोनिक प्रोपल्शन सिस्टम जो स्क्रैमजेट इंजन के सिस्टम्स है और मल्टी टारगेट न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल मार्क अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड टेक्नोलॉजिकल जर्नी। आप सोचिए कि जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो भी वॉर रेडी हो रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने 2 बार ये चेतावनी दी है 2 दिन के अंदर, उसको रिपीट किया है होम मिनिस्टर ने। तो देश के अंदर एक तरह से आपातकालीन जैसी स्थिति हो चुकी है और देश की सुरक्षा और देश की आर्थिक सुरक्षा, देश की जो आंतरिक सुरक्षा और एक्सटर्नल थ्रेट से निपटने के लिए ये सब मेजर्स बताए जा रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन उमेश जी आप एक बात बताइए कि वेस्ट एशिया जो कॉन्फ्लिक्ट है उससे भारत को सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक रिस्क क्या है? देखिए ऑलरेडी आप देखिए कि जो क्रूड के दाम है 65-70 से लेते थे 115-120 पहुंच चुका है। 88 से हम जो तेल लेते थे, रुपया जब 88 था अभी 95-96 के पास पहुंच चुका है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो एलाइड पेट्रोकेमिकल मटेरियल्स है जो हम पहले लेते थे, जैसे हीलियम गैस हम लेते थे, ये पूरी हीलियम गैस कतर से आती है। एमआरआई स्कैन के अंदर हीलियम गैस को यूज किया जा सकता है। अब वो सप्लाई चेन के बॉटलनेक्स चालू हो चुके हैं, क्योंकि युद्ध भले ही एक तरह से युद्ध विराम हो चुका है, पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर बॉटलनेक बना के रखा है अमेरिका और ईरान ने। और अगर हीलियम गैस एक्सपोर्ट नहीं होती है तो वहां पर बहुत बड़ा एक इंडस्ट्रियल सप्लाई चेन क्राइसिस हो जाता है। इवन सेमीकंडक्टर्स के लिए आपको हीलियम गैस जरूरत होती है। अंबर जी, सेकेंड होता है कि अमोनिया है, फिर बाद में पोटेशियम है, ये भी बहुत कुछ इंपोर्ट होता है। और अभी जैसे मैं आपको बता रहा था कि एक जो 50 किलो का जो अगर वो जो बैग होता है यूरिया का, उसको फार्मर्स को दिया जाता है 266 रुपीज पे, पर सरकार के पास ऊपर इसकी लागत 4200 होती है, जिसके कारण बहुत बड़ा एक तरह से सरकार को डेफिसिट सहना पड़ता है। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला कि आप जो है मैन्यूर यूज करने की कोशिश करिए और केमिकल फर्टिलाइजर को कम यूज करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और एक चीज आप देखिए कि गोल्ड के ऊपर बोला है, पर गोल्ड का मेरा ये मानना है कि भारत सरकार चाहती है कि जितना भी फॉरेन एक्सचेंज है उसको कंजर्व किया जाए। इसके लिए उनको गोल्ड को बोलना पड़ा, क्योंकि गोल्ड जो लोग जो है गोल्ड से रेजोनेट करते हैं। ये आप
बाकी सब चीजें बोलेंगे तो एक बार लोग सोचेंगे नहीं। अगर गोल्ड के ऊपर बोला जाता है कि आप गोल्ड भी मत खरीदिए, तो लोगों के ऊपर साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। उनको समझ में आता है कि वो एक तरह से अपने आप ही एक सोच में पड़ जाते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऐसा बोला क्यों है। एक और एक चीज आप देखिए, भारत के अंदर ये सब ऑस्टेरिटी मेजर्स कोई नए नहीं है। सिर्फ ये भारत ने भी नहीं बोले, न्यूजीलैंड ने बोला है, ऑस्ट्रेलिया ने बोला है, यूरोपियन कंट्रीज ने बोला है, फ्रांस ने बोला है, सब ने बोला है। तो वर्क फ्रॉम होम अगर हो सकता है तो क्यों ना करें। और बिल्कुल। देखिए भारत के अंदर लेकिन वर्क फ्रॉम प्रधानमंत्री मोदी ने स्टेट्स के साथ इमरजेंसी कोऑर्डिनेशन भी किया, और साथ ही जो ये सारी स्टेटमेंट्स हैं वो भी आ रही हैं। क्या भारत जो है वो इकोनॉमिक और मिलिट्री वॉर दोनों के लिए साइमल्टेनियसली तैयारी कर रहा है? देखिए वो दोनों ही जरूरी है। आपको अगर मिलिट्री वॉर अगर लड़ना है तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को एक तरह से रेगुलेट करना पड़ेगा, और उस रेगुलेट करके आप पैसे भी बचा पाओगे, और फ्यूचर वॉरफेयर में कैसे काम हो सकता है उसके ऊपर भी वर्क फ्रॉम होम ही करना पड़ेगा जब वॉर होता है। क्योंकि बॉर्डर एरियाज में जितने भी स्टेट्स है, जैसे पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, यहाँ पर आपको वर्क फ्रॉम होम ही करना पड़ेगा। क्योंकि हमारा 3788 किलोमीटर का बॉर्डर है विद पाकिस्तान, और इसके अंदर इंपॉर्टेंट स्टेट्स आती है, जम्मू कश्मीर के अलावा पंजाब है, राजस्थान है, फिर बाद में गुजरात है। तो इन स्टेट्स के अंदर भी आप अगर ये पूरा बॉर्डर अलर्ट पे चले जाएगा, और वहां पर आपको मालूम है कि इस बार पाकिस्तान की नेवी भी स्ट्रांग हो चुकी है, उनको भी चाइना से एक तरह से उनको सबमरीन मिली है। तो मेरा ये मानना है कि ये जो वॉर है, इट इज नॉट गोइंग टू बी जस्ट लिमिटेड टू इट विल जस्ट बी नॉट लिमिटेड टू लैंड, इवन वाटर, नेवी का भी यूज होगा। और इससे हमें एक तरह से पूर्ण प्रिपेयर्डनेस करने की जरूरत है, कंप्लीट प्रिपेयर्डनेस। और इसके लिए ही ये इमरजेंसी मेजर्स लिए गए हैं, और ऊपर से स्ट्रॉन्ग इंटेल भी आया हुआ है कि अगले 45 टू 60 डेज के अंदर पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के जो टेररिस्ट है, कुछ देश के, हमारे देश के अंदर बहुत बड़ा कुछ अटैक कर सकते हैं। और ये एक कारण वो है कि उन्हें इंडस वाटर ट्रीटी को रिस्टोर करवाना है, और भारत मान नहीं रहा है। इसके लिए वो भारत को मजाक चकाना चाहते हैं, और इंटरनेशनली ये जो कश्मीर इश्यू है उसको वापस इंटरनेशनलाइज करना चाहता है। ये बहुत ही बड़ा ट्विन ऑब्जेक्टिव्स है पाकिस्तान का। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट एक तरह से तैयार है। और देखिए जितने भी छोटे देश है जिनकी कोई औकात नहीं है, वो भारत को वार्निंग दे रहे हैं। बांग्लादेश जैसा भिखारी देश है जो भारत के रेमो कर्मों पे रहता है, वो भारत को वार्निंग दे रहा है। और हमें भी इनको जो डीजल है और बाकी फर्टिलाइजर है देना बंद कर देना चाहिए। अंबर जी, जी। आज ये जो बलेन शाह है उसने भारत के सामने भीख मांगा है कि हमें फर्टिलाइजर दे दीजिए, और कल आप देखिए भारत को वो वार्न कर रहा था। ये देखिए तारिक रहमान का जो फॉरेन सेक्रेटरी है, वो हुमायूं कबीर, वो हमें वार्न कर रहा है, और हमारे से उसको हम फर्टिलाइजर चाहिए, हमारे से उसको शुगर चाहिए, हमारे से उसको चावल चाहिए, हमसे उसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, पर भीख हमसे सब मांग रहे हैं और हमको वार्निंग भी दे रहे हैं। सिमिलरली आप देखिए कि म्यांमार के भी जो मिलिट्री जनता है, वो भी कुछ ना कुछ, वहां से भी कुछ ना कुछ एक्टिविटीज हो रही है। ये सब बताता है कि इन सब नेशंस को प्रेशराइज कर रहा है चाइना, और चाइना का इन्फ्लुएंस इसके ऊपर हो रहा है। और चाइना और अमेरिका के बीच में बातचीत भी चालू होगी। कल डोनाल्ड ट्रंप चाइना जाएंगे 2 दिवसीय बिल्कुल। मीटिंग के लिए, और वहां पर भी मेरा मानना है ईरान क्राइसिस के अलावा भारत के ऊपर भी बात होगी। और उससे आप देखिए टेंशन्स जो हैं सब कॉन्टिनेंट में बढ़ने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो सिक्योरिटी ड्रिल्स हो रही है और इतने सारे मेजर्स ले रही है गवर्नमेंट, जिसमें मिसाइल टेस्टिंग हो रही है, बॉर्डर में जो बॉर्डर के पास आसपास जो रेस्ट्रिक्शंस है वो लगाए जा रहे हैं, इसका मतलब है कि बहुत बड़ा कुछ अटैक हो सकता है भारत के ऊपर। बिल्कुल। और भारत का और काउंटर रेस्पॉन्स में
एक बहुत बड़ी मिलिट्री कार्रवाई हो सकती है, जिसके कारण इस बार जो युद्ध है वो लंबा चलेगा और पॉसिबिलिटी ये भी हो सकता है कि पीओजे के भी ले लिया जाए। और इसी वजह से तैयारी भारत की बड़ी नजर आ रही है, लंबी तैयारी और लंबे बड़े वार की तैयारी। भारत की स्ट्रेटेजी अब सिर्फ बॉर्डर और डिफेंस तक लिमिटेड नहीं रही है, बल्कि भारत जो है वो क्लियरली इस बात को समझ चुका है कि फ्यूचर वॉर्स जो है वो टैंक्स और फाइटर जैसे नहीं जीते जाएंगे, बल्कि फ्यूचर वॉर्स जीते जाएंगे सप्लाई चेन रेजिलियंस से, टेक्नोलॉजी सुपीरियोरिटी से, एनर्जी सिक्योरिटी से, एआई ड्रोन वॉरफेयर से और लॉन्ग टर्म प्रिपेयर्डनेस के। इसीलिए राजनाथ सिंह जी ने ये रिव्यू मीटिंग ऑर्डिनरी ब्यूरोक्रेटिक एक्सरसाइज नहीं कह सकते हैं उनकी इस मीटिंग को, बल्कि एक वार्निंग सिग्नल है कि भारत जो है और पूरी दुनिया जो है, हम देख रहे हैं कि जो एक रैपिड इंस्टेबिलिटी पूरी दुनिया में नजर आ रही है, कॉन्फ्लिक्ट्स पे कॉन्फ्लिक्ट्स। वेस्ट एशिया क्राइसिस आपके सामने एक बार फिर ये दिखा जा रहा है कि जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है वो भी ग्लोबल ऑयल सप्लाई चेन, शिपिंग लेन्स और जितना भी मिलिट्री कैलकुलेशन है उनको मिला सकते हैं। और भारत जो है वो अब रिएक्शन मोड में नहीं बल्कि प्रिपेयर्डनेस के मोड में आके यहाँ पर नजर आ रहा है। आत्मनिर्भर भारत की हम बात करते हैं, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, ऑपरेशनल रेडीनेस और स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन, ये सब अब अलग अलग स्लोगन्स नहीं है, बल्कि ये एक लार्जर नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन का एक पार्ट लग रहा है। सवाल अब यही है कि कॉन्फ्लिक्ट कैसे कितना बड़ा हो सकता है, लेकिन सवाल ये है कि दुनिया जो है वो प्रोलॉन्ग इंस्टेबिलिटी के फेज में एंटर कर रही है क्या? तो कौन सी कंट्रीज जो है वो कितनी प्रिपेयर्ड हैं और कौन सी जो कंट्रीज हैं वो कोलैप्स करेंगी, और शायद इंडिया अब इसी फ्यूचर के लिए ग्राउंड वर्क की तैयारी कर रहा है। महेश जी, बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय जय सिया राम। जय श्री राम। महेश जी, बहुत धन्यवाद।